is your physics teacher. Dear student, today we are going to discuss our lecture number 2.12 of the chapter 2. Dear student, we already completed our chapter 2, that is the electric potential and capacitance, and here today we are going to discuss the NCERT exercise which is given in your NCERT book. These questions are too important, and see question number first, that is 2.1. So according to this question, two charges 5 into 10 to power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to power minus 8 coulomb are located 60 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges, if the electric potential is 0, take the potential at the inevitably 0. मतलब आपके पास दो चार्जेस हैं, यहाँ पर Q1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कोलम, Q2 की वैल्यू दी हुई है दैट इज माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कोलम. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर. आप चाहें तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में रखेंगे तो वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी. अब आपसे कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट अब इनके बीच का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. तो आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है. मान लीजिए आपके पास Q1 चार्ज था और ये आपके पास Q2 चार्ज था और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 16 सेंटीमीटर थी. ये डिस्टेंस आपको दी हुई है. ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है इसके लॉन्ग आप बताइए कि पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होगा. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो केसेस हम स्टडी करेंगे. एक तो ये कि जब इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है. एक तो ये हो सकता है कि पॉइंट कहीं आउटसाइड पॉइंट पर हो, मतलब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके आउट पॉइंट पर कहीं पर हो. तो इस तरह से हम यहाँ पे दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं. मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है. इन दो पॉइंट्स पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल जीरो है. अब सबसे पहले हम P1 पे निकाल लेते हैं कि Q1 से कितनी डिस्टेंस पे P1 है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल कितनी डिस्टेंस पे जीरो है. दूसरा हम ये मान सकते हैं कि P2 कहाँ पर जीरो है. सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझते रहिए. इस क्वेश्चन में हमें दो केसेस स्टडी करने होते हैं. सबसे पहला तो ये इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा और जो है आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो कहाँ पर होगा. अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर ये पॉइंट आपने P एज्यूम किया है तो मान लेते हैं कि Q1 चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है. अगर Q1 से इसकी डिस्टेंस x है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x हो जाएगी, राइट, ये डिस्टेंस. अब अगर ये P1 पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यू कैन राइट दैट V नेट इज इक्वल टू V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. अब आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास Q1/R और R की वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहे हो आप, x ले रहे हो, ठीक है, प्लस और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे एक चार्ज आपका Q2 होगा और डिस्टेंस क्या लोगे, देखो Q2 से कितनी डिस्टेंस पे है, 16 माइनस एक्स डिस्टेंस पे है, 16 माइनस एक्स, राइट. ये वैल्यू आपके पास आ गई. यहाँ से आपके पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से आपने कॉमन ले लिया Q1/x प्लस Q2/16 माइनस एक्स, राइट. सो डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई. यहाँ पे V नेट की वैल्यू है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि V जो है वो जीरो है इस पॉइंट के लिए एट P1. इस P1 पॉइंट के लिए V की वैल्यू जो है वो जीरो है. तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को जीरो के बराबर कर दूं, इसका मतलब अगर मैं इसको किसके बराबर कर दूं, जीरो के बराबर कर दूं, तो जीरो के बराबर जब मैं करूंगा तो Q1/x प्लस Q2/16 माइनस एक्स विल बी जीरो. डिस्टेंट, अब आप यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू पुट करिए. Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन एक्स की वैल्यू x लिखेंगे, निकालनी है हमें. यहाँ पर प्लस और यहाँ पे Q2 की वैल्यू माइनस में है, माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस एक्स विल बी जीरो. अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करते हैं. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन एक्स. ये माइनस धर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. दिस विल बी 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस एक्स, राइट. ये वैल्यू आपके पास आ गई. यहाँ से 10 टू पावर माइनस 8 10 टू पावर माइनस 8 कैंसल आउट हो गया और यहाँ से आपके आ गया 5/x इज इक्वल टू 3/16 माइनस एक्स. इसको जब आप रिजॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 5/16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x. दिस विल बी 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x. दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8x इज इक्वल टू 80. सो रिप्रेजेंटेड दैट x इज इक्वल टू 80/8. दिस विल बी 10 सेंटीमीटर. सो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर, राइट. सो ये हमारे पास आंसर आ गया और ये आंसर हमें बताता है कि
प्लस Q1 चार्ज से 10 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट P1 है वहाँ पर जो है ये P1 पॉइंट की डिस्टेंस हो गई प्लस Q1 चार्ज थे। तो हम कह सकते हैं दिस इज द पॉइंट एट विच द पोटेंशियल विल बी जीरो, है ना। ये P1 पॉइंट है फ्रॉम द चार्ज Q1 which is the 5 into 10 to power minus 8 कूलम, राइट। तो ये हमारे पास इसका एक फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि किस तरह से जो है अगर हम इन चार्जेस के बीच में एज्यूम कर लें कि इसका पोटेंशियल जीरो होगा तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका एक सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये है कि इसमें आउटसाइड पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो फिर से देखते हैं। अब इस बार जो है ये जो पॉइंट पे हमें निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस फिगर को मैं फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये Q1 चार्ज है और ये आपके पास Q2 चार्ज है, राइट। यहाँ से मान लेते हैं कि कोई Q2 चार्ज से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P2 है जहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, हमें जो है फाइंड करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो x है, राइट। हम यहाँ से Q1 से मान रहे हैं, हम मान लेते हैं Q1 से जो इसकी P2 पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो अगर यहाँ से ये डिस्टेंस x होगी तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस 16 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हमने x मान ली, Q1 चार्ज से P2 की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, x मान ली। ये डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस 16 हो जाएगी। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्टली वैसे निकालता हूँ। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। जब दोनों में कॉमन हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा Q1 अपॉन एक्स, सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे किया था, Q1 अपॉन एक्स, दिस इज Q2 अपॉन एक्स माइनस 16, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि हम V1 प्लस V1 कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए, P2 पॉइंट के लिए। अब यहाँ से आपको दिया गया है कि V नेट की वैल्यू 0 है, तो मैं इसे 0 कर देता हूँ और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन एक्स प्लस Q2 अपॉन एक्स माइनस 16, और ये जब 0 के बराबर हो गया तो Q1 अपॉन एक्स प्लस Q2 अपॉन एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करिए। तो जब आप Q1 Q2 की वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पे -3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 16 विल बी 0, राइट। अब इसको आप इधर ले जाओगे, ये माइनस साइन है, प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन एक्स, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 12, राइट। तो यहाँ से 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 5 एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 3x। यहाँ से 5x माइनस 16 इज इक्वल टू, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, दिस विल बी 48। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से कितना आ जाता है, यहाँ से आ जाता है आपके पास, दिस विल बी 48, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 48, 5x, दिस विल बी 80, नॉट 48, दिस विल बी 80। 5x माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x। इसको इधर ले आएंगे आप, माइनस हो जाएगा, 2x इसको उधर ले जाएंगे तो 80 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम P2, राइट। तो P2 हो गई। अगर मैं ये Q1 चार्ज से डिस्टेंस है, अगर मैं Q2 चार्ज से डिस्टेंस आपको बताऊं, Q2 चार्ज से आपको डिस्टेंस मैं यहाँ से बताऊं तो कितना हो जाएगा, Q2 चार्ज से x माइनस 16, तो x की वैल्यू कितनी है आप बता सकते हैं। देखिए x की वैल्यू आपने 40 निकाली, माइनस 16 कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ से जब यहाँ से आप इसको माइनस करते हो तो ये 4 आया और यहाँ से कितना आ गया, दिस विल बी 2, राइट, 24। सो 24 इसका आंसर हो गया फ्रॉम द Q2। तो फ्रॉम द Q2 कितना डिस्टेंस है, 24, और Q1 से कितनी डिस्टेंस है, 40। तो ये दो केसेस हैं जो आपको स्टडी करने हैं। तो दो पॉइंट पे आपको पोटेंशियल जीरो मिलेंगे, एक तो यहाँ पे मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिलेगा। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये जो आपके पास Q1 चार्ज है, राइट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के इफेक्ट से इसके बीच में कहीं एक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा।
अब दूसरी बात ये होती है कि Q2 इधर की तरफ भी अपना एक इफेक्ट क्रिएट करेगा और इस Q1 की वजह से इसका फील्ड अफेक्टेड होगा, इस वजह से इसके अलोंग भी कहीं इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको समझना है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a regular hexagon of the side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertex. Calculate the potential at the center of the hexagon. तो आपके पास एक हेक्सागन है, आप जानते हैं हेक्सागन कैसा होता है। हम एक हेक्सागन क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं जिसमें 6 साइड्स होती हैं, वो हेक्सागन कहलाता है। तो ये आपके पास मान लेते हैं एक हेक्सागन है जिसकी साइड्स बराबर है। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी, सी, डी, ई और एफ। तो इस तरह से हमने ये साइड्स मान ली और ये सेंटर में कोई एक पॉइंट पी है जहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। और ये जो सभी आपके पास ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ है, इन सभी पर जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम का है। 5 माइक्रो मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है, यहाँ भी 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 क्यू चार्ज है। तो सभी पे क्यू चार्ज है और सभी पर एक जैसा चार्ज है। तो अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना हो, यहाँ पर पोटेंशियल मुझे फाइंड करना हो और ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो अगर मैं एक की वजह से निकालूँ और सबकी वजह से ऐड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा। तो 6 साइड्स हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे होता है वी नेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, राइट। सो डियर स्टूडेंट, ये तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो गया, क्योंकि 6 चार्जेस हैं इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 है, मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कह रहे हैं साइड्स बराबर हैं। तो अगर ये बेटा आपका है साइड्स कितना है, साइड दे रहा है कि उसका जो हेक्सागन की साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ये भी है, राइट। और इसी तरीके से आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक आपके पास रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ये भी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 10 टू पावर -2 और ये आप रख दोगे। अब इसको लेकर के जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट। तो इस तरह से आपने इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ के भी बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी। तो 2 पॉइंट हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। ये 2 पॉइंट हैं और इनके पर 2 चार्जेस रखे हुए हैं, ये +Q है और ये -Q है। आप समझ सकते हो यहाँ -2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। ए बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट पे रखे गए हैं, इनकी जो की डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द identify the equatorial surface equipotential surface of the system, राइट। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है आपको फाइंड करना है इस पर कि एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन में यही है कि तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालता हूँ तो मुझे कुछ वैल्यू और मिलेगी, यहाँ पे पोटेंशियल निकालता हूँ वैल्यू कुछ और मिलेगी। तो अगर आपके पास 2 चार्जेस हैं +Q और -Q, तो उसका जो एग्जैक्ट पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो मिड पॉइंट पे होगी। ध्यान से समझिएगा, ये मिड पॉइंट पे होगी। तो जो भी पोटेंशियल इसका होगा, जो भी इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो मिड पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप मिड पॉइंट पे निकालोगे तो आपको एक जैसा मिलेगा। ध्यान से समझिए, और इस पे अगर आप मिड पॉइंट से पास करता हुआ एक प्लेन आप बना दोगे तो ये जो प्लेन होगा इसके हर प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा, एक जैसा होगा। तो ये मिड पॉइंट से पास होने वाला जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तो इसका आंसर में हम लिख सकते हैं द प्लेन इज नॉर्मल टू ए बी, द प्लेन नॉर्मल टू ए बी, ओके। और ये जो नॉर्मल होगा वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके मिड पॉइंट से होकर के पास करेगा। अब ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो चार्जेस है वो मैग्नीट्यूड में तो अपोजिट है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है। उनका चार्जेस में तो अपोजिट है लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रख दिया जाएगा तो उतने फोर्स के साथ ये क्या करेगा, उसको
अगर मान लो टेक्स्ट चार्ज यहाँ पे रख दें तो उतने फोर्स के साथ ये रिपेल होगा और इतने ही फोर्स के साथ ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इस पे लगने वाला जो चार्ज होगा इस पॉइंट के लॉन्ग क्या होगा, सेम होगा। तो मिड पॉइंट पे हम एक प्लेन कंसीडर करेंगे जो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन बताने का तरीका क्या है कि जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप क्या करते हो, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो आउटसाइड डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर दें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग टू ए टू बी होगी। तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलोंग ए टू बी होगी, ए से बी की तरफ होगी, राइट। बात समझ में आ रही है। और ऐसे भी ये समझ में आ रहा है कि ए से बी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ काम करेगा। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो स्फीयर पे बेस्ड है और ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आप पढ़ भी चुके हैं इसको। आपसे कह रहा है कि स्फीयर कंडक्टर ऑफ a spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 into 10 to power minus 7 coulomb distributed normally on its surface. What is the electric field inside the sphere at the point 18 cm, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है, और जस्ट आउटसाइड द सरफेस मतलब आपको सरफेस पे निकालना है। तो ये 3 पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, फील्ड फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक कंडक्टर है और इसके ऊपर इस तरह से मान लीजिए चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इन चार्ज, तो यहाँ पर ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है। आपको 3 पॉइंट पे फाइंड करना है। ये ऑलरेडी ये आपके पास पॉइंट P1 है, ये आपके पास पॉइंट P2 है और इसके अंदर कोई एक पॉइंट आपने P3 एज्यूम कर लिया। सो अगर मैं इसके इनसाइड पे बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इनसाइड, इनसाइड, राइट। तो इनसाइड में एक चीज़ तो क्लियर है कि आपने ऑलरेडी इसको प्रूव कर रखा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, राइट। तो पहले का आंसर हो गया कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देयरफॉर देयर इज अ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट। दूसरा है आपका कि इसके सरफेस पे, पहले इसको सरफेज पे देख लेते हैं। तो सरफेस पे वही होगा जो इसके रेडियस के लॉन्ग होगा और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q की वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, और यहाँ से आपके पास डिस्टेंस दी हुई है, कितनी डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर, 12 मल्टीप्लाइड बाई -2 स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, जब इसको आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है वो आ जाती है 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, राइट। तो ये आंसर आ गया एट द सरफेस। अब ये एट द सरफेस जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसकी हेल्प से पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो इसके विदिन भी वही पोटेंशियल होगा। इसी वजह से, क्योंकि इसके विदिन हर पॉइंट पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, हर पॉइंट पे स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि E इक्वल टू होता है -dV अपॉन dr, राइट। तो अगर डिफरेंशिएशन जीरो हो गया इसका मतलब क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट है, आप 18 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो 18 सेंटीमीटर पे निकालने के लिए सेम वैल्यू है आउटसाइड पॉइंट पे। आउटसाइड पॉइंट इजी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने किया। Q की वैल्यू आपको पता है कितना, 1.6 इंटू 10 टू पावर -7, और R की वैल्यू आपको दी आउटसाइड पॉइंट पे। ये वाली डिस्टेंस जो है वो 18 सेंटीमीटर है इसके सेंटर से, राइट। इसमें हम जब डिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, आउटसाइड पॉइंट पे 18 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इसका R स्क्वायर होता है। इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं इसको हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 4.4 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद रखने वाली जो बात है वो है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको लॉजिकल वैल्यूज दे दी जाती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत आसान होता है, थोड़ा एनालाइज करके आप बता सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होगा, इससे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, तो इस सरफेस के अंदर जब जाओगे तो पोटेंशियल हर जगह पर सेम होगा, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। तो अगर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, राइट। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.5। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो देखते हैं, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड का मतलब होता है 10 टू पावर -12 फैरेड।
what will be the capacitance if the distance between the plate reduced by half and the space between them is filled with the substance of dielectric constant is equal to 6, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि अगर हमने प्लेट की बीच की डिस्टेंस हमने कम कर दी तो उसके इफेक्ट क्या इफेक्ट आ जाएगा, और अगर उसके बीच में हमने डायरेक्टिक को चेंज कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपके पास कैपेसिटर है, राइट। ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच की डिस्टेंस डी है और इस प्लेट का एरिया जो है ए है। तो अगर इसके बीच में एयर फिलअप है या वैक्यूम क्रिएट है तो इस कंडीशन में इसका जो कैपेसिटेंस है उसको हम सी नॉट मान लेते हैं, एब्सोल्यूट कैपेसिटेंस। दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपसे कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूस बाई हाफ, मतलब जो अगली नई डिस्टेंस है ना, जो नई डिस्टेंस है वो कितना हो जा रही है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ। तो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई टू। डी डैश हमने मान लिया कि जब इसके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, राइट। अब आप कह रहे हैं कि इसके बीच में हमने एक डायलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, के इज इक्वल टू 6। डायलेक्ट्रिक का एक जो है इसके अंदर ये नया कैपेसिटेंस है आपके पास, देख लीजिए। इसके बीच की डिस्टेंस डी बाई टू हो गई और इसके बीच में हमने के इज इक्वल टू 6 डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का हमने एक मटेरियल प्लेस कर दिया। तो अब बताइए पहले और बाद में क्या अंतर हो गया, या उसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया या कम हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके कैपेसिटेंस को सी मान लें, पहले सी नॉट था जब इसके बीच में एयर था, अब इसको हम मान रहे हैं सी जब इसके बीच में हमने मीडियम फिलअप कर दिया। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। एरिया तो वही है प्लेट का, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, डी बाई टू हो गया। डिस्टेंस आपको रिलेशन पता है, के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन आपको पता होता है। अब यहाँ से जब आप एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करोगे, के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख देते हो एप्सिलॉन की जगह पे, तो एप्सिलॉन की जगह पे वैल्यू रखोगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू। और जब यहाँ से रिलेशन फाइंड करोगे तो टू ऊपर चला जाएगा, तो 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास सी नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से सी नॉट अपॉन सी आ गया 1 अपॉन 2k, राइट, 1 अपॉन 2k। और यहाँ से अगर हम c की वैल्यू फाइंड करें तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2k मल्टीप्लाइड बाई सी नॉट। 2k की वैल्यू 6 है, सी नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है कि जब उसके बीच में एयर फिलअप था तो उसका जो कैपेसिटेंस था वो 8 पिको फैरेड था, तो आपने 8 पिको फैरेड यहाँ पे रख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस विल बी 96, राइट, 96 पिको फैरेड। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 96 पिको फैरेड हो जाएगा। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा वो 96 पिको फैरेड हो जाएगा। आई होप दिस विल बी क्लियर फॉर यू, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन जो हैं और बचे हुए क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल कैप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो 3 कैपेसिटर हैं, ये तीनों जो हैं वो 9 पिको फैरेड के हैं, 9 पिको फैरेड के हैं, 9 पिको फैरेड के हैं, और तीनों को जो है एक पोटेंशियल से जोड़ा गया है, राइट। ये पोटेंशियल से जुड़े, इनका पोटेंशियल भी है। तो इनसे कह रहा है कि बताइए इनका जो टोटल कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट, जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। सो डियर स्टूडेंट, जब इसको आप रख करके सी इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 3 पिको फैरेड। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है 3 पिको फैरेड। क्योंकि ये जो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं जो कैपेसिटेंस होता है वो उतने टाइम क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है तो सी की वैल्यू 9 है और कितने कैपेसिटेंस यूज कर रहे हैं, 3। इस तरह से डिवाइड करोगे फिर भी 3 आएगा। तो ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो निकालने का। तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड का आंसर है कि अगर इन तीनों को जो आपके पास ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटर है, इनको आपने जो है 120 वोल्ट की सप्लाई से ऐड कर दिया है ना। तो अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 सप्लाई, तो कह रहा है कि एक कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज का लॉस होगा, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड। ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपका। तो कह रहा है कि एक
कि अक्रॉस कितना जो है वोल्टेज का लॉस होगा। सो डियर स्टूडेंट, जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो वोल्टेज का लॉस होता है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर हैं वो सेम है, तो इसका मतलब इन तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज का लॉस होगा वो सेम होगा। अब आप यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हो, C इक्वल टू Q/V, या इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि अगर ये टोटल वोल्टेज 120 है तो इसको 3 में डिवाइड करोगे तो 40 इसको मिलेगा, 40 इसको मिलेगा, 40 इसको मिलेगा। तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल का लॉस होगा वो कितना होगा, 40 वोल्ट का होगा। सो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 40 वोल्ट, राइट। तो एक कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो 40। तो ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया निकालने का। दूसरा तरीका हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है हम एक एक्सप्लेनेटरी तरीका हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से देख सकें। देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसका सेकेंड मेथड हम देखते हैं बी क्वेश्चन का। ये जो कैपेसिटर हैं वो सभी 9 माइक्रोफैरड के हैं। ध्यान से समझिए इस बात को, ये 9 माइक्रोफैरड के हैं, सभी जो हैं वो 9 माइक्रोफैरड के हैं। these are the 9 picofarad, not microfarad, these are the picofarad, right। इसको आपने 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, 120 वोल्ट की सप्लाई से। इसे जब आप 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ोगे तो एक चीज़ तो इसमें सेम है कि तीनों में करंट सेम होगा, राइट डियर स्टूडेंट। इन तीनों में करंट सेम होगा और इसका जो C इक्विवेलेंट आपने फाइंड किया है वो आपने फाइंड किया है 3 पिकोफैरड। आपने इसको फाइंड किया है 3 पिकोफैरड। ये आपने जो है फाइंड किया है, इसको आप लिख लें 3 × 10⁻12 फैरड। ये आपने नेट कैपेसिटेंस फाइंड किया है। तो यहाँ से आप इसमें फ्लो होने वाले टोटल चार्ज को बता सकते हैं। टोटल जो चार्ज होगा इसमें भी उतने ही चार्ज जाएंगे, उतने चार्ज इसमें भी जाएंगे, उतने चार्ज इसमें भी जाएंगे। इसका मतलब जो नेट चार्ज होगा पूरे सर्किट में वो सेम होगा। तो आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं, C = Q/V। तो जो Q = होगा C × V। तो यहाँ से C की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 × 10⁻12, और V की वैल्यू कितनी है, 120, राइट डियर स्टूडेंट। आप इसको ऐसे ही रहने दें। ये आपके पास आ गया कूलम में, राइट। ये कूलम में आपके पास चार्ज आ गया। अब ये जो Q चार्ज आपने टोटल निकाला है, देखिए जो आपने ये टोटल निकाला है ये इसमें भी उतने ही चार्जेस जाएंगे, उतने चार्जेस इसमें भी जाएंगे, उतने चार्जेस में, मतलब Q की वैल्यू इसके लिए भी सेम होगी, इसके लिए भी सेम होगी, इसके। अब Q सेम क्यों होगा, क्योंकि करंट तीनों में सेम होगा, और I = Q/T आप जानते हो, राइट। अब यहाँ से आपको इसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है। तो आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो दैट इज C = Q/V। तो Q को मैं सेम रहने दे रहा हूँ, वोल्टेज को V1 मैंने मान लिया और कैपेसिटेंस को मैंने C1 मान लिया। आपको V1 निकालना है तो V1 = Q/C1 आ जाएगा। Q की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 3 × 10⁻12 × 120, राइट। और C1 की वैल्यू कितनी है, 9 पिकोफैरड। तो आपने लिखा 9 × 10⁻12, क्योंकि पिको का मतलब 10⁻12 होता है। यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ से आपने कट किया 3 आ गया, और यहाँ से आपने इसको कट किया तो कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गया। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी उतना ही आंसर आ रहा है जितना हमने डायरेक्ट मेथड में किया था। तो दोनों मेथड सही हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यही 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, यूजफुल होंगे, और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, राइट। डियर स्टूडेंट, एक सजेशन है कि जो NCERT के क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, साथ में आपके पास जो भी एडिशनल बुक है आप उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट। थैंक यू सो मच।